यूएई के अंदर मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ ये देखा है कि जो एक मेजर इशू है वो है आपकी लाइफस्टाइल क्रीप का। अब लाइफस्टाइल क्रीप का क्या मतलब है? लाइफस्टाइल क्रीप बेसिकली लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है। उसको आप ये समझ लें कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव हो रही है या उसमें पैसे आप खर्च कर रहे हैं बेहतर लाइफस्टाइल के लिए। अब इसका यूनिवर्सल कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि किसी की 10% अगर सैलरी बढ़ी है या 50% सैलरी बढ़ गई है किसी भी वजह से, उसके लिए अगले साल जो उसके एक्सपेंसेस होंगे उनको भी 50% से बढ़ना चाहिए। थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन एडजस्टेड बढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से जब तक आपको ये नज़र ना आए कि ये जो आपकी इंक्रीज़ आई है आपकी इनकम के अंदर ये सस्टेनेबल है, उस वक्त तक आपको अपने इन्फ्लेशन लाइफस्टाइल को बढ़ाना नहीं चाहिए। इस पे मैं अलग से कभी डिटेल में एक लिंक्डइन पोस्ट पे भी बात करूंगा जो कि मैंने किसी की देखी थी, वो मैंने सोचा था कि उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। आज जिन साहब की ईमेल आई थी, उन साहब की बड़ी अच्छी ईमेल थी, बहुत वेल आर्टिकुलेटेड थी, काफ़ी लंबी ईमेल थी। तो मैंने कहा कि एक पूरी वीडियो बननी चाहिए। इस तरह की कोई ईमेल करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उसके अंदर खुद मुझे इंसाइट्स मिलती हैं। और प्लस ये कि जब इस तरह की ईमेल्स आती हैं, लोग नीचे जो कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे लोगों के कॉन्सेप्ट्स खुलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार इतने पैसों में तो आपको किंग की तरह रहना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो सिनेरियो डिफरेंट होता है। तो हर बंदे का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, हर बंदे की जो विजन है वो भी डिफरेंट है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो भी कमेंट करें थोड़ा सा उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हर तरह के लोग मौजूद हैं। जब मैं कभी कभी बात करता हूँ ना कि किसी की बहुत अच्छी सैलरी है, 80,000 दिरहम 90,000 दिरहम सैलरी इस महीने की, तो उनको लगता है कि मैं साल की बात कर रहा हूँ। तो विजन की कमी होती है, लोगों को विजन नहीं होता कि लोगों की इनकम कहाँ कहाँ तक पहुँच सकती है। इसी तरह से मैं आज जिन साहब की बात करूँगा, इन्होंने मुझे कहा था कि सैलरी की एग्जैक्ट फिगर ना बताएं, लेकिन मैं एक रेंज बता देता हूँ कि ये 30 से 35,000 दिरहम के दरमियान है। इस ईमेल की तरफ चलते हैं। उसके बाद इसी, क्योंकि ईमेल लंबी है तो मैं उसी के अंदर थोड़ा सा अपना ऐड अप करता रहूँगा जैसे जैसे हम ईमेल पे बात करेंगे। सो लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था उसकी, जो जब मैंने ईमेल रीड की थी तो उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मुझे ये रिकॉर्ड दोबारा करनी पड़ रही है। इसमें हम डायरेक्ट दोबारा से ईमेल की तरफ चलते हैं। डियर मिस्टर वली, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। आई हैव बिन फॉलोइंग योर चैनल एंड फाइंड द गाइडेंस एंड फाइंड योर एडवाइस incredibly insightful. I'm reaching out for some personal finance guidance. आई डोंट नो कि मैंने इससे पहले कहा था कि नहीं कहा था, लेकिन ये मेरी तरफ से कोई भी इसके अंदर जो भी Q&A के सेशंस होते हैं इसके अंदर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्योंकि ना मैं कोई लेट्स से लाइसेंस्ड एडवाइज़र हूँ, ना मैं कोई इवन मेरी फॉर्मल एजुकेशन भी फाइनेंस की नहीं है। तो इससे जो भी चीज़ें यहाँ पर आप सुन रहे हैं देख रहे हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस होता है जो मैं बता रहा होता हूँ। प्लस ये कि जो कमेंट्स के अंदर आपको चीज़ें मिलती हैं वो ज़्यादा इंसाइटफुल होती हैं, उनको भी ज़रूर देखिएगा जाकर जो कमेंट्स में चीज़ें आ रही होती हैं। एनीवेज, आई एम रीचिंग आउट अच्छा I'm reaching out for some personal finance guidance and would greatly appreciate your input on my current financial situation. I kindly request that you maintain the confidentiality of my identity, company name, and other personal details. I recently saw a video of yours where you address an email of a person person looking to move to Ireland, and that inspired me to reach out to you. आयरलैंड के बारे में एक आयरलैंड तो नहीं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की थी और उसको मैंने आयरलैंड सिर्फ एक टाइटल के अंदर लिख दिया था, जिसकी वजह से उसके व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आए थे। ऑलमोस्ट कोई मेरे ख्याल से 25-30 हज़ार व्यूज़ इस वक्त जब मैं देख रहा हूँ तो आ रहे हैं। अब ये जब वीडियो अपलोड होगी तो देखते हैं कितने व्यूज़ हो चुके होंगे उसको। उसका भी लिंक मैंने, उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के कार्ड में लगाया हुआ है, उसको जाके देख सकते हैं। आई एम I am a 31-year-old Pakistani who was brought up in Dubai. I hold a bachelor's degree in from a university here and an MSc. अच्छा, दोनों चीज़ें उन्होंने दुबई से की थी, बैचलर्स भी और मास्टर्स भी। I currently earn a salary of अच्छा, इनकी जो सैलरी है वो मैंने पता नहीं इससे पहले जब रिकॉर्डिंग की थी बताया था नहीं बताया था, उसमें ऑलमोस्ट कोई इन्होंने कहा था कि एग्जैक्ट फिगर ना बताएं, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट थोड़ा सा एक आइडिया दे दूँ कि 30 to 35,000 दिरहम्स के दरमियान इनकी सैलरी है पर मंथ। एज अ अच्छा, ये जो उनकी डिजिग्नेशन है वो हटा दी हमने। एंड हैव accumulated a net worth of approximately 700,000 dirhams. I started with a sales job in 2016 with a salary of 7,000 dirhams, including commissions, and work up the ladder. Here is the breakdown of my investment. अच्छा, अब ये बताते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स का ब्रेकडाउन। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 25% इन स्टॉक्स। अच्छा, ये जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स है, ब्रेकडाउन ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉबली ये बात कर रहे हैं कि जो 700,000 दिरहम्स यहाँ पर इनके नज़र आ रहे हैं हमको, इसका जो ब्रेकडाउन है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो 25% इनके जो हैं वो स्टॉक्स में हैं, मोस्टली ETFs. आई इंगेज इन सम मार्जिन ट्रेडिंग एज वेल. आई फाइंड margin trading and have seen good results so far. Planning to increase to 30 to 40% of
ओवरऑल नेटवर्थ। ठीक है, 10% है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। ऑल्दो आई बॉट एट अ हाई एंड फेस्ड initial loss, my portfolio has recovered. Although I bought at a high and faced initial losses, my portfolio has recovered. I plan to sell the majority of it next year, as I expect some further appreciation. अच्छा, ये तो किसी के पास मैजिक वॉन्ड नहीं है कि आप ये बता सकें कि फर्दर अप्रिसिएशन आपको अगले साल मिल जाएगी। तो ये आपकी अपनी तरफ से है एजम्पशन कि नेक्स्ट ईयर क्रिप्टो के अंदर 10%, 20%, 30%, वट एवर द केसेस जो आप सोच रहे हैं, वो आपको अप्रिसिएशन मिल जाएगी। तो इट्स अप टू यू कि आप अपनी तरफ से एजम्पशन लगा रहे हैं। मैं तो स्टॉक्स के अंदर भी ऐसा नहीं कह सकता कि स्टॉक्स 10%, 20%, वट एवर द नंबर इज़, वो अगले साल बढ़ेंगे, हो सकता है नेगेटिव में चले जाएँ, यू नेवर नो। अच्छा, रियल इस्टेट इन पाकिस्तान। अच्छा, अब इनका अगला पॉइंट ये है कि रियल इस्टेट इन पाकिस्तान के पास है। आई परचेज अ प्लॉट इन एक रीजन बताया उन्होंने फॉर अबाउट 35 lakhs PKR, which has unfortunately depreciated to 19 lakh PKR with the currency depreciation. Further, I have unrealized loss of 70%. तो ये इनका 70% loss के अंदर है real estate in Pakistan. Real estate in Dubai, I bought an apartment last year that has appreciated significantly in value. It is currently rented, covering the EMIs as I purchased on mortgage. I currently have about 70% unrealized profit. So I was profit if I was to sell this today. इफ़ आई वॉज टू सेल दिस टुडे, ओके। सो ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 70% का अनरियलाइज प्रॉफिट है। आज बेचते हैं तो 70% का इनको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि मॉर्गेज पे लिया हुआ है, तो उसके हिसाब से उन्होंने बताया होगा। मेरे ख्याल से 70% का प्रॉफिट तो वैसे एक जनरली बात करूं तो शायद ना हो, या हो भी सकता है, लेकिन ये मुझे लग रहा है ऑन कैश वैल्यू वो बता रहे हैं कि 70% का प्रॉफिट है, तो उसके ऊपर ये वैल्यू इनकी अनरियलाइज प्रॉफिट पे आ रही है। ये सारा का सारा ब्रेक डाउन इनका अगेन 700,000 दिरहम्स जो यहाँ पर हमने बात की है उसके ऊपर है। अच्छा, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि ओके, इन्वेस्टमेंट इन स्टेक। अच्छा, स्टेक जो है एक प्लेटफॉर्म है यूएई बेस्ड, जिसके बारे में मल्टीपल टाइम्स बात कर चुका हूँ, जो कि क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ के अंदर डील करता है। आपके पास छोटी से छोटी अमाउंट होगी तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और यूएई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। मैं इस पर मल्टीपल वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। अगर आपको इसमें अकाउंट खोलना है तो मेरा रेफरल लिंक नीचे दिया हुआ है। इनफैक्ट एक और उन्हीं की तरह की एक और कंपनी है स्मार्ट क्राउड, उसका भी रेफरल लिंक नीचे दिया हुआ है। दोनों के रेफरल लिंक नीचे दिए हुए हैं, जिसके थ्रू आप अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, आपको रेफरल बोनस के भी मिल जाएगा। आई हैव इन्वेस्टेड 10,000 दिरहम्स एंड हैव बीन गेटिंग कंसिस्टेंट रिटर्न्स। तो ठीक है, स्टेक जो है वो एक रेगुलर सी एक इन्वेस्टमेंट है, जिसके अंदर अगर आप देखें तो अच्छे रिटर्न्स, बहुत हायर लेवल के रिटर्न्स नहीं मिलते, क्योंकि इसके अंदर मैं जब वीडियोस बनाता हूँ तो उसमें बताता भी हूँ कि क्या उसमें कैविएट्स हैं, लेकिन इनको रिटर्न्स मिल रहे हैं और रेगुलर रिटर्न्स मिल रहे हैं। अदर इन्वेस्टमेंट्स के अंदर क्या है इनका, वो ये कहते हैं कि आई हैड इन्वेस्टेड इन एन अमेजॉन लिस्टिंग विद अ लॉस ऑफ 80% ऑफ माई 25,000 दिरहम्स इन्वेस्टमेंट। चलें, आपने ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, बट आई हैव लिक्विडेटेड इट नाउ। एडिशनली I invested in some private businesses, family and others, which have been challenging to recover funds from. तो सर ये तो होता ही है। मैं डेव रैमजी की एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर किसी ने क्वेश्चन किया था उसके लिसनर ने कि मेरे इनफैक्ट जो भी लिसनर थे, जो लिसनर थी, उन्होंने मैसेज किया था कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो अपना घर बेचना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे रेस्टोरेंट खोलना है। तो डेव रैमजी ने उसके ऊपर कहा था कि जो स्टैट्स हैं वो इस तरह से बता रहे हैं कि 90% जो रेस्टोरेंट्स खुलते हैं वो फेल हो जाते हैं और 10% सिर्फ चल पाते हैं आगे। तो इसी तरह से जो बिजनेसेस होते हैं, वो जो आपने कोई इंसाइट के बगैर आप बिजनेस खोलते हैं तो उसका भी हाई प्रोबेबिलिटी है उसका फेल होने की। तो ये जब भी कोई इस तरह का बिजनेस करें तो पहले थोड़ा सा उसके वाटर्स टेस्ट कर लें कि किस लेवल के ऊपर आपकी एक्सपीरियंस है उसके अंदर, और जो जिसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं वो किस लेवल के ऊपर हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेसेस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आई ट्राई टू कीप ओनली 10% of my assets in cash and invest the rest. I had also invested in a Roshan digital account in Pakistan, but decided to withdraw due to economic stability of the country. अब ये देखें, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री एक सही बात है, लेकिन अगर किसी ने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे निकलवाए होते, तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको सेपरेट रखें। जो भी आपकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है उसके साथ ना उसको जोड़ के देखें। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसले हैं, लेकिन हमने देख लिया, मैं पिछले 3-4 सालों से यही बोल रहा हूँ कि रोशन डिजिटल अकाउंट के साथ कोई मसला नहीं होना, और वो बिल्कुल वैसे ही
चल रहा है। डॉलर टर्म्स के अंदर रिटर्न पिछले 3 सालों से कंसिस्टेंटली 8% आपको एनुअलाइज बेसिस में मिल रहा है। उसको कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। शरिया कंप्लाइंट, नॉन शरिया कंप्लाइंट दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आपको करना है तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा ऑप्शन मौजूद है। इस वक्त भी आप लॉक कर सकते हैं अगले 5 साल के लिए 8% के रेट को। आई फाउंड द आइडिया ऑफ बी हाइव वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये बात कर रहे हैं, आई फाउंड द आइडिया ऑफ बी हाइव वेरी इंटरेस्टिंग इन वन ऑफ योर पॉडकास्ट विच आई वुड लाइक ऑल्सो टू एक्सप्लोर इन फ्यूचर। अब बी हाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पीयर टू पीयर लेंडिंग प्रोवाइड करता है, और इस पे बात की थी बेसिकली जब मेरे साथ ललित आए थे। ललित मुखी की पॉडकास्ट हुई थी, उसके अंदर मैं उस पॉडकास्ट का भी लिंक लगा दूंगा। उसके अंदर हमने बात की थी कि बी हाइव में वो इन्वेस्ट करते हैं। मैंने आज तक बी हाइव में इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन एक प्लेटफॉर्म है, यूएई का रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू आप रिस्क रिवॉर्ड आपको देखना पड़ेगा खुद से, लेकिन आप कंपनीज को लेंड कर सकते हैं अपने पैसे, जिसके ऊपर वो आपको प्रॉफिट दे सकती हैं। तो ये एक ऑप्शन है जो लोग करते हैं, जो इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आई कंसिस्टेंटली स्ट्राइव टू लर्न and improve my investment strategies. While I believe I'm in a decent position, there is always a room for improvement. My strategy so far was to try and put my feet in everything, make mistakes and learn. But now, as I have also entered 30s, although I will be open to try new things, I want to overall consolidate investments into fewer, bigger, better. So इनका पॉइंट ये है कि ये अब कंसोलिडेट करना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, विच इज़ राइटली सो, क्योंकि थोड़ा सा इनका एक्सपोजर बढ़ गया है, तो जो मैनेज करना होता है इन्वेस्टमेंट्स को इस तरह से, वो आसान नहीं होता है। तो उसके लिए सबसे आसान यही है कि आप ETFs के अंदर इन्वेस्ट करें, जो कि यूएस के अंदर आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं। जो आपने मार्जिन ट्रेडिंग की बात की थी, उससे मैं खुद पर्सनली, या आपने मार्जिन ट्रेडिंग की बात की थी, आपने लेवरेज ट्रेडिंग की बात की थी, आपने मार्जिन ट्रेडिंग की बात की थी, तो ये मार्जिन ट्रेडिंग की जो बात है, इससे मैं खुद आई एम नॉट इनटू इट, सो मैं कुछ नहीं कह सकता। और मैं एटलीस्ट मैं जिसको सजेस्ट करता हूँ, जिसको नहीं पता उसको तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको पता है और आप कर रहे हैं देन इट्स अप टू यू। लेकिन मेरे ख्याल से मार्जिन ट्रेडिंग हर दफ़ा जो है वो एक डोपामाइन इफेक्ट मिलता है उससे, जो कर रहा होता है उसको। इन एनी केस अगर आपको समझ में आ गई तो आप कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट रिकमेंड इट एट ऑल। अच्छा, अब ये सेकंड पॉइंट है। पहला पॉइंट हमने देख लिया था जो इनकी ब्रेकडाउन थी इन्वेस्टमेंट्स की। अब सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, however my bigger concern is my savings rate. I currently save about 1/3 of my salary. यानी कि इनकी सैलरी है, let's say assume करते हैं, वैसे इन्होंने जो एग्जैक्ट वैल्यू थी वो मुझसे कहा था कि नहीं बताएं, लेकिन मैं बता रहा हूँ 30 से 35,000 दिरहम्स के दरमियान है। लेट्स अज्यूम कि 30,000 दिरहम्स इनकी सैलरी है। तो अब कहते हैं कि 1/3 जो है वो अपनी सैलरी, वो आई करेंटली सेव अबाउट 1/3 ऑफ सैलरी। तो ये इस वक्त सेविंग कर रहे हैं, सेविंग 110K AED, ये सेव कर रहे हैं ये। Okay, especially since my wife, अच्छा, okay, I feel this should be higher. Exactly, this should be higher, especially since my wife also works and we do not have children yet. While I'm not a spendthrift, my wife does have a tendency to spend much more, though she contributes to the household expenses. It's a relatively lower amount. तो अगर आपकी वाइफ भी काम कर रही हैं और आप भी काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी लेट्स से 30,000 दिरहम्स है, उसके अंदर आप अगर सेविंग कर रहे हैं सिर्फ 10,000 दिरहम की, और कोई बच्चे नहीं हैं आपके, और कोई एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं है, अभी हम एक्सपेंसेस पे भी आते हैं, लेकिन ये प्रॉबली कम है। और इसको मैंने इनको रिप्लाई कर भी दिया था, क्योंकि जब इतनी कोई कॉम्प्रिहेंसिव मेल करता है तो मैं उसको रिप्लाई भी कर देता हूँ, भले उसको वीडियोज़ के अंदर बाद में लेकर आता हूँ मैं। दो शी ओके, नाउ ये पार्ट है कि in the past, I have managed to save money at a much higher rate, especially before marriage. I drove an old car for a very long time, and despite peer pressure from the colleague, I kept at it. However, recently I purchased an expensive car of 150,000 dirhams, paying 50%, though through a down payment, and financing the remaining 50% over a 3 years loan period. Now, as the installment kicks in and I can see my savings rate decrease, I have mixed feelings about the car purchase. इसके बारे में जो बात हुई थी, आप लोग वीडियो का लिंक लगा दिया, बहरोज़ की पॉडकास्ट जाके देख सकते हैं। आई थिंक वो इंग्लिश चैनल के ऊपर थी, उसको जाके देख सकते हैं। उसके अंदर हमने यही बात की थी कि कार कितना बड़ा एक मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ा
इम्पैक्ट करता है जब भी आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब आपने ये इन्वेस्टमेंट कर दी है या आपने स्पेंड कर दिए हैं ये पैसे, तो मैं ये कहूँगा कि आप इसको रखें और इसको 10 साल के लिए रखें। मेरे पास भी 10 साल पुरानी गाड़ी है और मैं भी इस तरह की बहुत सारी लोगों से बात सुनता हूँ कि इतनी पुरानी गाड़ी का क्या करना है यार। जब पॉइंट ए से पॉइंट बी मुझे गाड़ी पहुँचा रही है, उसके एसी सही चल रहा है, मैं अगर ओमान जाना चाहता हूँ तो वो ओमान भी जा सकती है गाड़ी। उसमें कोई मसला नहीं। मैं एजेंसी के पास जाता हूँ उसको सही करवाने, मतलब कभी भी सर्विस होती है मैं कहीं इधर उधर नहीं जाता, मैं सिर्फ एजेंसी के पास जाता हूँ। मैं उसको सालिक से गुजरता हूँ तो मुझे ये सोचना नहीं पड़ता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो महंगी महंगी गाड़ियाँ रखे हुए होते हैं और जब सालिक से गुजर रहे होते हैं तो उनको परेशानी होती है, जब वो महंगा फ्यूल डलवा रहे होते हैं तो परेशानी होती है, जब वो महंगी इंश्योरेंस करवा रहे होते हैं तो परेशानी होती है। इसी तरह से और जो छोटे मोटे मसले आते हैं गाड़ी के, उसमें परेशानी होती है। रादर देन उन चीज़ों में परेशान हो आप, गाड़ी शुरू से ही सस्ती रखें ताकि जो जो छोटे मोटे मसले होते हैं ये ना हो। तो अब आई वुड से कि आप इस गाड़ी को 10 साल तक रखें और इसमें खुश रहें। हियर इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ माई एक्सपेंडिचर्स। अच्छा, एक्सपेंडिचर्स को इस तरह से लेते हैं कि इन्होंने कहा था कि 30,000, अगर इनकी सैलरी 30,000 दिरहम्स है तो ये कह रहे थे सेविंग 10,000 दिरहम्स आ रही है, तो इनके जो एक्सपेंसेस हैं मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 20,000 दिरहम्स के अंदर से ये एक्सपेंसेस अब इसके अंदर से इसको डिवाइड करते हैं तो 25% ऑन द रेंट। तो 25% ऑन द रेंट का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट आपके 5,000 दिरहम्स रेंट पे जा रहे हैं, जो कि साल के बनते हैं 60K। तो आपका जो रेंट है वो 60K AED साल का आ रहा है। ये सारी चीज़ें अजम्पशन की बेसिस के ऊपर हैं। सपोर्टिंग पेरेंट्स बैक होम जो कि आप दे रहे हैं 2,000 दिरहम्स, ठीक है, जो कि बनते हैं पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए। 10% ऑन ट्रैवल विच इज़ अराउंड 2K AED अगेन, और 10% ऑन एंटरटेनमेंट इंक्लूडिंग डाइनिंग आउट विच इज़ 2K अगेन, एंड 5 to 10% ऑन चैरिटी इंक्लूडिंग ज़कात। तो इसको भी मैं 2K AED कर लेता हूँ। 10% ऑन कार इंस्टॉलमेंट, जो कि इट मेक सेंस कि आपकी इतनी बन रही होगी क्योंकि आपने 50% डाउन पेमेंट की थी। 5% ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब ये जो चीज़ है 5%, जो कि 1,000 दिरहम्स बन रही है, ये मेरी समझ में नहीं आया क्योंकि आपकी नई गाड़ी है तो आपको कौन सा रिपेयर एंड मेंटेनेंस हर महीने का आपको 1,000 दिरहम रखना है उसको, क्योंकि अच्छी से अच्छी गाड़ी जब इवन ख़राब से ख़राब ब्रांड जब नई होती है तो अगले 2-3 साल तक तो कोई मसले नहीं निकालती। तो ये जो है ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे 1,000 दिरहम्स आ रहा है। 10% ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, वी हैव पार्ट टाइम कुक एंड क्लीनर एज वेल, तो ये भी मैं समझ रहा हूँ कि 2,000 AED बन गया ये। द रिमेनिंग एक्सपेंसेस आर मिसलिनियस। I don't have to pay for fuel and phone as those are provided by my company. Please advise how I can control my cost and increase my savings rate. अच्छा, अब इसके अंदर जो यूनिवर्सल हम यूएई के अंदर देखते हैं इस लेवल की सैलरी के ऊपर, तो मेरे ख्याल से अब जो मुझे ब्रेक डाउन ऑफ एक्सपेंडिचर्स है, मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है कि वो आपने अपनी जो ये परसेंटेज बताई है ये फ्रॉम योर एक्सपेंसेस बताई है। अगर ये फ्रॉम योर एक्सपेंसेस है फिर ये कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन अगर ये फ्रॉम 30,000 दिरहम्स की आप ब्रेक डाउन बता रहे हैं तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एनीवेज अगर हम इसको अज्यूम करते हैं कि ये 20,000 दिरहम्स जो कि आप सैलरी से सेव कर रहे हैं अपनी, उसके थ्रू आप सॉरी सैलरी से जो स्पेंड कर रहे हैं वो 25% आपका यहाँ पर रेंट पे जा रहा है, जो 60,000 दिरहम्स है। 60,000 दिरहम्स का 1 बेडरूम अपार्टमेंट दुबई के अंदर अब इतना ही का मिलता है, इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत शायद आगे पीछे कर लें लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आपने इसमें दीवा के बिल्स वगैरह मुझे नहीं बताया जो कि कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रहे होंगे इसके अंदर। इसी तरह से और जो एक्सपेंसेस थोड़े बहुत होंगे, लेकिन आपने बताया कि 10% सपोर्टिंग पेरेंट्स एट होम, ये ठीक है। 10% ऑन ट्रैवल और 10% ऑन एंटरटेनमेंट, यानी कि आप महीने के ऑलमोस्ट 4,000, अगर मैं ये समझ रहा हूँ सही कि 20,000 में से स्प्लिट है, अगर 30,000 में से स्प्लिट है तो ये तो अच्छा खासा अमाउंट बन जाती है, लेकिन अगर इवन 20,000 में से स्प्लिट है तो 4,000 दिरहम्स आपके ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, डाइनिंग आउट के ऊपर खर्च हो रहे हैं। 2 लोगों के मेरे ख्याल से ये ज़्यादा है, इसको हाफ पे आ जाना चाहिए, इवन इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग। तो मैं अभी रिसेंटली थाईलैंड का प्लान कर रहा था फैमिली के साथ, लेकिन वो फिर हो नहीं पाया पासपोर्ट्स की वजह से। लेकिन जो हम लोग प्लान कर रहे थे वो 5 लोगों की ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट 45,000 दिरहम्स के करीब बन रही थी विद गुड काइंड ऑफ होटल्स। तो 5 लोगों की ट्रैवलिंग 45,000 दिरहम्स थाईलैंड की बन रही है, तो 2 लोगों के लिए आप महीने का 2,000 दिरहम्स रख रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा है, इसको काफ़ी कम होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपका ये जो है ये दोनों मिलाकर 2,000 दिरहम्स होना चाहिए। और फिर चैरिटी इंक्लूडिंग ज़कात, अब ज़कात को
2.5% होती है ज़कात ओवरऑल आपके नेटवर्थ की। तो अगर आपकी नेटवर्थ इस वक्त 7 लाख दिरहम है, जिसमें से प्रॉपर्टी एक पार्ट है, अगर मैं उसको भी इंक्लूड कर लूँ, तो फिर ऑलमोस्ट कोई 14,000 दिरहम हो जाएगी। और फिर आप उसको अपने हिसाब से देख सकते हैं, इस पर मैं बात नहीं करता। 5 to 10% चैरिटी इंक्लूडिंग ज़कात, आई थिंक इट्स फाइन। 10% ऑन कार इंस्टॉलमेंट, ये अब आपके साथ है, आपको अगले कुछ सालों के लिए ये बर्दाश्त करना है। 5% ऑन कार मेंटेनेंस, ये अमाउंट भी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर जो अच्छा 10% ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, पार्ट टाइम कुक वगैरह, क्लीनर, ये सब कुछ ठीक है मेरे ख्याल से 2,000 दिरहम्स। मेरे ख्याल से इसमें आपका दीवा का बिल और ग्रोसरी भी शामिल होगी इसी में कहीं ना कहीं। तो उसके साथ मैं कहता हूँ कि यहाँ से 2,000 दिरहम्स आप बचाएंगे जब इन दोनों को क्लब करेंगे, और यहाँ से 1,000 दिरहम बचाएंगे, तो 3,000 दिरहम्स की आपकी एडिशनल एटलीस्ट सेविंग होनी चाहिए, जो कि आपके पास एडिशनल आपको एक पूल मिलेगा जिसमें आप एक्सपेंस कर, यानी कि 10,000 दिरहम जो ऑलरेडी सेव कर रहे हैं वो 13,000 दिरहम्स हो जाएंगे। और इमेजिन कि जब ये 3,000 दिरहम्स एक्स्ट्रा अगले 3-4 साल के लिए आप सेव एंड इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर वो कंपाउंडिंग कहाँ जाएगी। अच्छा, द रिमेनिंग एक्सपेंसेस और मिसलिनियस, ये हमने बात कर ली थी। अपार्ट फ्रॉम, अच्छा ओके, अब ये तो हमने बात कर ली कि कॉस्ट को तो आपको कंट्रोल करना है। और दूसरी बात ये कि आपको एक एक दो मैंने वीडियोस अभी करनी है, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरह से मैं अपना सिस्टम बनाया हुआ है मैंने ट्रैक एंड ट्रेस का, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है किसी को भी इम्प्लीमेंट करना, अगर उसने अपनी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉपरली मेक श्योर करना है कि वो सही से चलें। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं। अपार्ट फ्रॉम माई इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स, अपार्ट फ्रॉम सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइस, आई एम क्यूरियस अबाउट अनदर टॉपिक। मैनी पीपल कंसिडर मूविंग टू यूएसए, Canada, or Europe for better opportunities and passport. Is it worth pursuing this path? My understanding is that it may not be necessary, but my wife and I are considering obtaining a US Canada visa and possibly delivering our child there in the future. This way, our child could benefit without us having to go through the struggles, and we can continue to enjoy our decent salaries here while getting some benefits. Are there any downsides to this approach, or do you have any other advice? So downside तो ये है कि ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन होगी। एक पूरी दुनिया में एक, मेरे ख्याल से वाहिद मुल्क अमेरिका ही है जो अच्छे मुल्कों में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में आता है, जिसके अंदर अगर आप वहाँ पर डिलीवरी करवाते हैं तो आपको बाय वर्च्यू ऑफ द बर्थ आपको पासपोर्ट मिल जाता है। तो ये, लेकिन जो विज़िट वीज़ा की टर्म्स हैं वो उसके अगेंस्ट है, और मेरे ख्याल से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाद में आपके वीज़ा जब आप लगवाएंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको रिकन्सिडर करना चाहिए। इस बात को मैं बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करता। और जहाँ तक बात है इमिग्रेशन की, तो इमिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको नहीं समझ में आ रही क्योंकि आपके बच्चे नहीं हैं, आपको नहीं पता, आप बेसिकली इंडिपेंडेंट है। जब आपके बच्चे होते हैं तो उसके बाद आपको एहसास होना शुरू हो जाता है, और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो इसलिए इस चीज़ को आउटराइटली कहना कि ये शायद गलत कॉन्सेप्ट है, वो गलत कॉन्सेप्ट नहीं है। लोग राइटली इसके बारे में परेशान होते हैं, लेकिन बात वही है कि द ग्रास इज़ नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड एज वेल। तो वहाँ पर भी अलग अलग मसले हैं। आप जितने कंफर्ट में यहाँ पर रह रहे हैं, मैं कहता हूँ कि आपको, अभी तो मैंने सिर्फ आपको 3,000 दिरहम्स का बोला ना कि ये अमाउंट है जो आपको सेव करनी है फर्दर। लेकिन जो आपकी लेट से 30,000 दिरहम्स की सैलरी, अगर अज्यूम भी कर लेते हैं कि 30,000 दिरहम सैलरी है, तो उस 30,000 दिरहम सैलरी के ऊपर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि आपकी जो कंडीशन है, आपको एटलीस्ट 50% सेव करना चाहिए। एटलीस्ट 50% सेव करना चाहिए। और क्योंकि आपकी वाइफ भी काम कर रही है तो फर्दर उनकी भी सेविंग्स अलग होनी चाहिए, लेकिन आपको तो एटलीस्ट 30%, आई मीन 50% सेव करना चाहिए, जो कि टैक्सेस के अंदर आता है। यानी कि अगर कनाडा में जाएंगे तो इतने पैसों के ऊपर आपको 50% का टैक्स लग जाएगा, आपकी जो फैमिली कंडीशन है उसके ऊपर। लेकिन इसके ऊपर भी जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उसके ऑन टॉप ऑफ दैट दोज पेइंग दोज टैक्सेस, वो फिर फर्दर भी सेव कर रहे होते हैं। तो आपको उस लेवल की सेविंग, अगर आपको प्रॉपर सेविंग करनी है तो उस लेवल की करनी चाहिए। क्योंकि फिर बाद में ये होता है कि जब लोग सोच रहे होते हैं कि यार हमें दुबई ने क्या दिया, या हम यूएई में रह लिए तो हमें फ़ायदा किया हुआ 10 साल 15 साल 20 साल, तो वो इसलिए कह रहे होते हैं कि उन्होंने उस तरह से सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई होती है, और वो ब्लैंक लेकर अपने आप को जा रहे होते हैं, या छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स लेके जा रहे होते हैं। आपने माशाल्लाह से अभी तक जो किया है, इट इज़ नॉट बैड, क्योंकि आपने जो स्टार्ट किया था उसमें आपकी सैलरी शुरू में कम थी, अब बढ़ गई है। क्योंकि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की चीज़ है, जो कि आपको फर्दर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप जब इस क्रीप के अंदर जाएंगे और आपकी फैमिली बढ़ेगी, उस टाइम पर आपको समझ में आएगा कि आपने कहाँ गलतियाँ की हैं। एक ऑलरेडी आपने गलती कर दी थी जो गाड़ी ली थी, लेकिन उसके बाद होपफुली आप फर्दर गलतियाँ ना करें। इन एनी केस, इफ़ यू फील इट्स वर्थ मेकिंग अ वीडियो और पॉडकास्ट, बिल्कुल मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे बहुत इंसाइटफुल आपकी ईमेल लगी थी। इसके अंदर काफ़ी डिटेल से आपने एक्सप्लेन किया था, तो मुझे था कि ये दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो सकता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपकी जो अनटिल नाउ यू आर ओके,
बट आगे मुझे इसमें इसलिए डेंजरस लग रहा है कि आपकी लाइफ़स्टाइल क्रीप अब आना शुरू हो गई है। आप एक्सपेंसेस ऐसे करना शुरू कर दिए हैं आपने, जो कि आपके लिए नेसेसरी शायद ना हो। बहुत कम पैसों में आप अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर सकते हैं। बाय द वे मैं सबको बोलता हूँ कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें, और आगे जो जो दिन आने वाले हैं, नवाल रविकांत ने मेरे ख़्याल से कहा था कि अब कुछ अरसे बाद, आई थिंक उसने 40 टू 50 ईयर्स का टाइम दिया था, कि उसके बाद हर बंदा अपना ही काम कर रहा होगा। इट इज़ वेरी ईजी फॉर एनी वन टू डू देयर ओन जॉब। तो इसलिए अभी से उस वेवलेंथ पे आ जाएं। आपके पास बहुत टाइम है इस वक्त, ना आपके पास बच्चे हैं, यू हैव इनफ टाइम। आप दिन में आराम से 3-4 घंटे किसी अच्छे काम को दे सकते हैं, और फिर उसके बाद ये जो पासपोर्ट वाली जो डिबेट है ये ख़त्म हो सकती है अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ऑनलाइन इनकम जनरेट हो रही है, अच्छी इनकम जनरेट हो रही है। तो मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाते रहता हूँ इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, इमिग्रेशन के ऊपर। मैंने अभी रिसेंटली इमिग्रेशन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जैद के साथ। अगर आपने नहीं देखी तो उसको जाके देखें, हंगरी से रिलेटेड वो पॉडकास्ट थी। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। इसके अलावा मैं अक्सर लोगों से बात करता रहता हूँ, प्रोफेशनल से बात करता हूँ। एक रिसेंटली तैयब हनीफ के साथ मेरी पॉडकास्ट हुई थी। उनकी जर्नी हमने देखी थी, डेनमार्क से लेके यूएस और फिर दुबई। $1 मिलियन की उनकी इनकम है साल की। वो कैसे उन्होंने अर्न की, क्या क्या उन्होंने माइलस्टोन्स क्रॉस किए थे इस लेवल पे पहुंचने के लिए। इस वीडियो का लिंक यहाँ पर लगा दिया है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।